लेट अस स्टडी अबाउट फोर्स एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड इट विल स्टॉप। तो एक ग्लास का मार्बल लेना है, मतलब यहाँ आप कोई बॉल भी ले सकते हो और उसको एक टेबल पे हमें रोल कर देना है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो बॉल है वो अपने आप रुक जाएगा। On a carom board too, the carom coin pushed by a striker will move forward some distance and then come to stop. अब जब हम कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पे जब हम ये स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि स्ट्राइकर से हम स्ट्राइक तो करते हैं, लेकिन स्ट्राइकर जो है वो थोड़ी दूर पे जाके रुक जाता है ना। और जिसको वो स्ट्राइक करता है वो भी थोड़ी दूर पे जाके रुक जाता है। अगर हम टैल्कम पाउडर लगा देते हैं, यानी पाउडर छिड़क देते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर, तो क्या होता है कि वो जो स्ट्राइकर है वो थोड़ा ज़्यादा फिसलता है, ज़्यादा दूर तक जाता है, लेकिन फाइनली वो स्टॉप होता ही है। तो इस सब से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब वो चलती है ना तो वो रुक जाती है। लाइक यहाँ पे बॉल जो था उसको हमने फेंका या रोल किया तो वो रुक गया। थोड़ी देर के बाद कैरम बोर्ड में भी स्ट्राइकर थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। अब ये रुक क्यों रहे हैं, यही यहाँ पे मेन फंडा है कि ये लोग रुक क्यों जाते हैं, है ना। तो मान लो ये कोई सरफेस है, यहाँ पे बॉल चल रहा है, यहाँ पे ये फुटबॉल है, हमने फुटबॉल को किक किया इस तरफ से, तो ये फुटबॉल थोड़ी दूर रोल करेगा और फिर क्या होगा, यहाँ पे आके वो फाइनली रुक जाएगा। तो रुकने के पीछे का सबसे मेन रीज़न जो है वो है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है, देखो जब भी कोई चीज़ चलती है ना, जब भी कोई चीज़ चलती है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाता है, तो ये जो लैंड है, जिस भी लैंड पे या जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो चीज़ चल रही है तो वो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन किस तरफ लगा रहा है, फोर्स है। फोर्स क्या है, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो फोर्स के पास भी डायरेक्शन होता है। जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो तब हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे। अब देखो ये जो बॉल है, मान लो वो इस तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये जो लैंड है ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगाएगा, बॉल पे, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसीलिए तो ये जो बॉल है वो फाइनली क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। आगे चल के वो बॉल रुक गया क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस हो गए, तो फाइनली बॉल जो है वो रुक जाता है। वैसा ही सेम इस स्ट्राइकर के लिए भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुकता क्यों है, तो उसका आंसर क्या आएगा, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि उसका फ्रिक्शन होता है लैंड के साथ, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण भी कहते हैं। The velocity of the coin decreases due to the force of friction and the coin stops. अब जो वेलोसिटी है कॉइन की वो डिक्रीज हो गई फ्रिक्शन की वजह से, इसीलिए कॉइन जो है वो रुक गया। इफ द फ्रिक्शन बिटवीन कैरम बोर्ड एंड कॉइन इज रिड्यूस द कॉइन कीप्स मूविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बोला जा रहा है कि अगर हम फ्रिक्शन को ही कम कर दें, इसके कैरम बोर्ड का और ये जो स्ट्राइकर है उन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को ही अगर हम कम कर दें तो क्या होगा कि ये जो स्ट्राइकर है वो ज़्यादा देर तक मूव करता रहेगा। और इसी फ्रिक्शन को कम करने का काम कौन करता है, वो जो हम पाउडर छिड़कते हैं ना, टैल्कम पाउडर कैरम बोर्ड के ऊपर, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। It would mean that if no force of friction is acting on a moving body, it will keep on moving with a constant velocity. और अगर फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता ही रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब एक जैसी स्पीड के साथ वो आगे की तरफ मूव करता ही रहेगा। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, वो भी सेम स्पीड के साथ। तो हाँ, ऐसा जो है सिर्फ स्पेस में ही हो सकता है। स्पेस जाओ, कोई फुटबॉल लेके जाओ स्पेस में और फुटबॉल को स्पेस में आप कोई बॉल लेके जाओ, फुटबॉल लेके जाओ और उस फुटबॉल को आप क्या करो कि एक थोड़ा सा धक्का मार दो, तो क्या होगा कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता ही जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। जब तक हम उसको जाके नहीं रोकते ना तब तक वो रुकेगा ही नहीं। क्यों ऐसा होता है स्पेस में, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होता। स्पेस में क्या नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता। और लैंड पे देखेंगे तो लैंड पे फ्रिक्शन होता है, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है। The scientist Sir Isaac Newton was the first to study force and the resulting acceleration. तो सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार इस फोर्स को स्टडी किया था, फ्रिक्शन वाले फोर्स को भी और जो फोर्स है वो भी,
और एक्सेलरेशन को भी स्टडी सबसे पहले किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने लॉज दे दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लॉ दे दिया, लॉ ऑफ मोशन। अब इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, इस वजह से ये बहुत फेमस है। कौन? सर आइजैक न्यूटन। कितने लॉज दिए थे? 3 लॉज ऑफ मोशन। मोशन के 3 लॉज दिए थे, उसमें से हमें अभी एक ही लॉ पढ़ना है, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बहुत ही सिंपल चीज़ बोलता है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका हुआ ही रहेगा। क्या बोला लॉ ने? अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब रेस्ट पे है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा। लेकिन कब तक? कब तक ये ऑब्जेक्ट चलता ही रहेगा और कब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, ये भी इन्होंने बताया। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको जाके रोकते नहीं, मतलब हम इस पे जाके फोर्स नहीं लगाते। और ये ऑब्जेक्ट भी तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक हम इसको ढकेलते नहीं, यानी कि जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाते, है ना। इसको रुकाना है तो यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, मतलब इस पे फोर्स लगाओ। खड़े रहना मतलब वो हमसे टकराएगा तो टकरा के रुक जाएगा, इनडायरेक्टली हमने उस पे फोर्स ही लगा दिया, है ना। और रेस्ट पे है तो भी हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये चलेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक बाहर से हम उन ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में ही रहेंगे। अपनी स्टेट मतलब मूविंग है तो मूविंग रहेंगे और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेंगे। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अगर बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, है ना। अगर ये मान लो रेस्ट पे है कोई बॉडी, ठीक है, रेस्ट पे है तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 होगी, चल ही नहीं रहा। और अगर हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमेशा ही इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाते तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। देखो, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो बॉडी भी एक्सेलरेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ही तो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी कैसे होगा? नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी, इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। वही बात हो गई कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी सेम वेलोसिटी के साथ और सेम डायरेक्शन में। You have learned what is meant by force. You have seen that a body is accelerated due to force. Suppose you अब देखो, हमने फोर्स तो पढ़ लिया, हम एक एक करके सारी क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा। अब फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर क्वांटिटी के साथ हम उसका यूनिट भी पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पे फोर्स का यूनिट पढ़ेंगे। फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यू हैव सीन दैट अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू फोर्स। अब हमें पता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तभी उसमें एक्सेलरेशन आता है, उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। सपोज यू प्लेस द 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट ऑन अ सरफेस विथ नो फ्रिक्शन एंड पुल इट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तो अगर एक सरफेस है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 1 न्यूटन कितना होता है ये समझाया जा रहा है। तो अगर एक सरफेस है उस पर 1 किलोग्राम का वेट हमने रख दिया, कितना वेट रखा? 1 किलोग्राम का, और इस सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो, इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे ना तो ये चलता ही जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। और हमने इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया। कितना एक्सेलरेशन लगाया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तब जो हमने फोर्स लगाया ना इस पे, उसको हम बोलेंगे 1 न्यूटन। अब ये 1 न्यूटन आया कहाँ से वो हम देखते हैं। ये इतना काम का नहीं था, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला भी याद कर लो, दिया हुआ नहीं है फिर भी। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास
मास मतलब स्मॉल m और स्मॉल a मतलब एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला। अब मास हमें पता है, मास को हम लिखते हैं, मास का जो यूनिट है वो होता है किलोग्राम, है ना। मास को हम किस में गिनते हैं, किलोग्राम में। और जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, प्रूफ किया था। क्या होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है ना। तो फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा होना चाहिए फोर्स का यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इतना बड़ा कौन बोले, ये बहुत बड़ा नहीं हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, झंझट है ना। तो हमने इस पूरे को एक नाम दे दिया नया, क्या नाम दे दिया, न्यूटन। कि अगर इतना फोर्स लगा उसको हम बोलेंगे कि 1 न्यूटन है। इतना फोर्स लगा तो क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन है। वही यहाँ पे समझाया गया है कि 1 न्यूटन किसको बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी टू। तो पूछा गया कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो यस बिल्कुल, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ place a weight of 1 kilogram on a smooth wooden table, spread some talcum powder evenly on the table. Now pull the 1 kg weight with an acceleration of 1 meter per second square. Again pull it with an acceleration of 2 meter per second square. It means you have applied a force of 2 Newton. You will have to take many trials for this experiment. एक्सपेरिमेंट करने बोला है, अगर आप करना चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बता रहे हैं कि एक टेबल पे आपको बॉल लेना है, उस बॉल का जो मास है वो होना चाहिए 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम मास होना चाहिए। इसको आप पहले, इस पे आप एक्सेलरेशन लगाओ, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाओ, तो तब जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 1 न्यूटन का, है ना। और अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाते हो तो जो फोर्स है वो हो जाएगा 2 न्यूटन का। अगर आप 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाते हो तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स भी हो जाएगा 3 न्यूटन का। तो जितना एक्सेलरेशन आप लगाओगे उतना ही फोर्स यहाँ पे होता जाएगा। फोर्स इज मेजर्ड बाय द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूसेस। अब फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके एक्सेलरेशन से। जितना एक्सेलरेशन हो रहा था उतना ही क्या ले रहे थे, हम फोर्स भी ले रहे थे। वी हैव लर्नड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी resulting from the force applied to it and the work done. We have also learnt about the work energy relationship and that the ability to do work is called as energy. अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, वर्क डन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी और वर्क डन जो है इन दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम ही होता है। तो अगर हम वर्क डन पढ़ लिए तो मतलब हमने एनर्जी भी पढ़ लिया। देखते हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। इन द फिगर अलोंगसाइड a string attached to a wooden block on a table is passed over a pulley and tied to a weight. On applying a sufficient weight the block will be seen to move. अब यहाँ पे पुली है, पुली मतलब ऐसा, ये जो सिस्टम है इसको पुली बोलते हैं। जो हमारे घर के यहाँ कुएं होते हैं ना, वेल्स होते हैं जिसमें से हम पानी निकालते हैं, उसमें भी हम बकेट अंडर डालते हैं तो उसमें भी पुली लगा हुआ होता है। ये पुली पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्वेश्चंस भी मिलते हैं आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो। ऑन अप्लाइंग अ सफिशिएंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया, तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पे वेट लगाएंगे उतना ज़्यादा ये वाला जो ब्लॉक है ये इस तरफ मूव करने लगेगा, है ना, क्योंकि ये पुली है तो यहाँ पे स्ट्रिंग पूरा अटैच्ड है। जितना ज़्यादा यहाँ पे वेट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये वाला ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा। Which force is being applied here? How can this force be increased? यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पहले तो यहाँ पे वेट वाला वेट लग रहा है, और वेट पे कौन फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स नीचे की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हाउ कैन दिस फोर्स बी इंक्रीज्ड? इस फोर्स को कैसे इंक्रीज करेंगे, तो इस वेट को बढ़ा दो, है ना। ये वेट यहाँ पे हमने इतना लिया है, इसको हटा के बड़ा वाला वेट लगा दो तो क्या होगा, फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा नीचे की तरफ ये गिरेगा और ये वाला ब्लॉक भी ज़्यादा मूव करेगा। When can we say that work is done by the applied force? हम कब बोलेंगे कि वर्क किया है? देखो, वर्क सिर्फ तभी होता है जब फोर्स लगाया जाए। वर्क होता क्या है, पहले तो समझते हैं कि वर्क होता क्या है। अगर आपने 2 आवर्स तक पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की आज आपने, 2 घंटे पढ़ाई की, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, यार आज तो बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत काम कर लिया, मैं तो थक गया, मैं तो थक गई, है ना। तो आप
बोलते हो कि मैंने बहुत काम कर लिया, काम मतलब ही वर्क, मतलब मैंने बहुत वर्क कर लिया, है ना। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आपने वर्क किया ही नहीं है। फिजिक्स में हम बात करें तो आपने वर्क किया ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स में वर्क की बात करती है ना, जब भी हम फिजिक्स में वर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आती है और वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है वहीं पे हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में जब जब डिस्प्लेसमेंट होता है तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है, मतलब कि मूवमेंट हुआ है। तो आपने भले ही 2 घंटे पढ़ाई की हो, 4 घंटे पढ़ाई की हो, लेकिन आपने एक जगह पे बैठ के पढ़ाई की, आपने कोई मूवमेंट तो की नहीं, इसीलिए हम बोलेंगे कि आपने वर्क नहीं किया, आपने ज़ीरो वर्क किया, है ना। तो जब जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है मतलब वर्क है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ही मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है ना, ये अभी इस तरफ मूव हुआ, अगर ये ब्लॉक इस तरफ राइट की तरफ मूव हुआ तब हम बोलेंगे कि इस ब्लॉक ने वर्क किया। इस ब्लॉक ने क्या किया, वर्क किया, क्योंकि मूवमेंट तो हमें दिखा। अब वर्क डन का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स, एफ मतलब फोर्स और स्मॉल एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से बताते हैं, ये भी ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट को किससे बताते हैं हम, एस से बताते हैं। क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो डी से शुरू होता है तो डी से बताना चाहिए, तो डी से हम नहीं बताते क्योंकि डी से हम डिस्टेंस को बता देते हैं, तो डी कंफ्यूज हो जाएगा ना दोनों के लिए, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को एस बताते हैं, स्मॉल एस से। तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ठीक है, क्वांटिटी पढ़ ली, वर्क को पढ़ लिया, तो यूनिट भी तो बताओ, है ना। वर्क का कुछ यूनिट भी होना चाहिए। इन द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एसआई, जितने भी यूनिट्स मैंने अभी तक आपको बताए सब किस में बताए, एसआई सिस्टम में ही बताए हैं। तो वर्क का यूनिट जो है एसआई सिस्टम में क्या होता है, जूल, और जूल को कैपिटल जे से भी लिखते हैं। अगर 10 जूल का वर्क है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 जूल, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। Unit of displacement is meter, force is Newton. In CGS system the unit of work is erg. अब SI सिस्टम में अगर पूछा जाए कि वर्क का यूनिट बताओ तो वो हो जाएगा जूल, लेकिन अगर CGS यूनिट में पूछा जाए, CGS सिस्टम में बताओ कि वर्क का यूनिट क्या है, तो वो हो जाएगा अर्ग। CGS मतलब वही सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड वाला सिस्टम। अब यहाँ पे वर्क का और एक यूनिट हो सकता है क्या, देखो वर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का यूनिट हमें पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर। न्यूटन इनटू मीटर मतलब न्यूटन मीटर। तो ये जो न्यूटन मीटर है इसी का दूसरा नाम है क्या, जूल। वर्क का यूनिट देखा जाए तो क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो दिस वॉज अबाउट वर्क। वर्क में कुछ याद नहीं रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और यूनिट्स याद रखने हैं। जूल होता है एसआई सिस्टम में, अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम में। If a force of 1 Newton parallel to the surface of table is applied to a wooden block on the table and the block is displaced by 1 meter, then it can be said that the force has done 1 joule of work. In this example, the displacement is in the direction of force. अब यहाँ पे बताया गया कि 1 joule of work किसको बोलते हैं। देखो फोर्स है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर का होगा, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, इसको हमने टेबल पे रखा है, इस पे हमने फोर्स कितना लगाया, इस तरफ 1 न्यूटन का, और अगर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक मूव भी इसी तरफ करेगा, राइट की तरफ ही मूव करेगा। तो 1 मीटर से मान लो ये मूव किया, 1 मीटर से ये मूव किया, तब हम बोलेंगे कि हमने इस पे कितना वर्क किया, 1 जूल का वर्क किया। कितना वर्क किया, 1 जूल का वर्क किया।